हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7 फरवरी में जो एग्जाम्स आपकी हुई है उसका पेपर एनालिसिस लेकर आई हूँ, जिसमें आपसे जो क्वेश्चंस आपके सारे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं इस एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट के थ्रू मिले हैं, आंसर्स को ऐड करके हमने यहाँ पे आपको बताया है। कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट से नहीं मिली है तो उन्हें हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन इस पेपर को देखने के बाद आप आगे के एग्जाम्स के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही जोड़ा है? डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर का प्रावधान। तो इसमें यह कहा गया है कि जो आपका संयोजन दिव्यांगता और संबंधित छात्रों में समावेशन हेतु जो संयोजन रणनीति है उसमें कौन सी सही जोड़ा है, सही जोड़ा आपको बताना था। तो सही जो जोड़ा था वो है डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर का प्रावधान। ये जो रोग होता है ये कैलकुलेशन संबंधी रोग होता है। इसमें विद्यार्थी को किसी भी चीज़ को मैथ में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक आपको बताना है। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, लेकिन जो सही आंसर है उसको हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? तो कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? अगर आपने पियाजे का थ्योरी को पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने गोल को निर्देशित करना पड़ता है। ये व्यवहार जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में डेवलप हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? समालोचनात्मक जो सोच है उसको हम किस तरह के प्रश्न पूछकर एक शिक्षक बच्चों में बढ़ावा दे सकता है? बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न हम पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला प्रश्न पर देखते हैं। सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन जरूर दिए हुए होंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं ये हमें स्टूडेंट के थ्रू मिली है और इसके आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ये आपको बताना है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ कहा गया है ये आपको पढ़ लेना है, और क्या नहीं बढ़ावा दिया गया है ये भी आपको, इससे आप एलिमिनेट करके आंसर को, सही आंसर को चूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या नहीं बढ़ावा दिया गया है? अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो आपको बताना है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो प्राथमिक क्या है इसमें जिसमें बच्चे सीखते हैं समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे करें, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये जो सिद्धांत है अर्थपूर्ण लर्निंग यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, ये ओशोबल के सिद्धांत है जो कि जिसका सही आंसर हो जाएगा संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, बच्चा अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे की कॉन्सेप्ट की, उसको टीचर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये ओशोबल के सिद्धांत में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों से विकास क्रम पूछा गया था, तो विकास क्रम कैसे होता है बच्चों में? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो वस्तु का जो स्थायित्व है बच्चे समझ बना लेते हैं कि चीज़ें क्या है, परिवर्तनीय है, वो चेंज होते रहते हैं। ये बच्चे में ये समझ डेवलप हो जाती है और वो क्या करते हैं, ये दिखावट पर निर्भर करते हैं।
तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको आपके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, एक प्रगतिशील जो कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग किस तरह से होती है। लर्निंग जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है लर्निंग। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, तो इसे ही चूज किया गया है। और भी ऑप्शन थे लेकिन वो सारे गलत थे, ये ही एक सही आंसर है। हालांकि प्रगतिशील कक्षा में जो लर्निंग होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशील विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रतिभाशील जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से किसी भी चीज़ को अवशोषित करते हैं, जल्दी और सही तरीके से कर लेते हैं। किसी भी नॉलेज को, किसी भी जानकारी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो बहुत ही इजीली अवशोषित कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थी को जो है नए संप्रत्यय को, न्यू कॉन्सेप्ट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो शिक्षक को किससे बचना चाहिए, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। समाज के साथ अंतर्क्रिया करके। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, जब वो अंतर्क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, तब बच्चों में क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। भाषा के अंतर्क्रियात्मक मॉडल के बारे में निम्न में से विषम कथन कौन सा है। कौन सा कथन बोला गया है कि ये विषम है। ठीक है, वो आपको बताना है, अंतर्क्रिया मॉडल के बेसिस पे आपको बताना है। व्याकरण और शब्दावली की परस्पर संबंध को स्थापित करने का साधन के रूप में भाषा। ठीक है, भाषा से क्या अभिप्राय है। तो भाषा के कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा से क्या अभिप्राय है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था करना। भाषा क्या करता है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था करता है भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। भाषा में संलग्नता का क्या अर्थ है, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा सीखते और लर्निंग है। तो बहुत से किसी भी शिक्षार्थी के लिए भाषा सीखने का बहुत सारे उद्देश्य होता है। वो नॉलेज डेवलपमेंट करने के लिए सीखते हैं, अपने गोल के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए भाषा सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके अनुसार विद्यार्थियों शिक्षा का ढांचा क्या है। विद्यालय शिक्षा का ढांचा आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी, उसमें 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। तो निर्देशित जो रचना है वो किस पर सामान्यतः प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये जो है ये एडोलसेंट पीरियड में हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि किशोरावस्था के इस स्तर पर हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। कौन सा जो कथन है वो वांछनीय नहीं है, कहा गया है शिक्षक के पेशेवर विकास, यानी कि गणित के शिक्षक के अपने और दूसरे विद्यार्थियों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। तो कहा गया है कि न्यूनतम वार्तालाप करना बिल्कुल वांछनीय नहीं है। अगला प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कैसे बनती है। सबसे बड़ा और छोटी संख्या कैसे बनती है आपको बताना है, अपनी इस क्रियाविधि को लिखिए। तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो उपयुक्त जो कथन है वो शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। तो शिक्षक क्या करती है, गणित की जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे शिक्षक क्या करती है कि चिंतन प्रक्रिया के बच्चों को जानना चाहती है, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछ रही हैं शिक्षिका।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने, अर्थ निकालने के आंकड़ों के प्रबंध की प्रशंसा करें। निम्न में से अध्यापिका कौन सा अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? तो आंसर है इसका विवाद रेल समय सारणी का, ठीक है, समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना चाहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों के आजीविका कमाने के कौशल को विकास में सहायता करता है। ठीक है, गणित गतिविधि के आधार पर होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को क्या करता है, आजीविका कमाने में कौशल में विकास करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने में सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? तो कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल को सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है पूछी गई है, जिसमें ये इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी में एक पात्र जिसने प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह की प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति आप भी जानते हैं? यही एक उपयुक्त आंसर था। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।